इमरान खान की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि आप मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड रखें और कल को अगर मैं ये ना कर पाऊं तो आपने मेरी ये वीडियो मुझे ज़रूर दिखानी है। लेकिन वही ऐलान वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर में नहीं। भाई लम्स के तुलबा ने जो आज कर दिया है वो काकड़ साहब के साथ, वो तो सारा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, एक एक क्लिप वायरल हुआ पड़ा है। 3 दिन और 3 केसेस। कल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त शोडाउन शुरू होने जा रहा है जो पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल का तयन कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। कल से ऑनवर्ड यानी चंद घंटों के बाद 3 दिनों में 3 इंपॉर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेकअप होने जा रहे हैं। मंगल, बुध और जुमेरात यानी इन 3 दिनों में जो केसेस टेकअप होने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का तयन कर सकते हैं। कौन कौन से केसेस हैं उनकी सारी डिटेल मैं कुछ ही देर में आपसे शेयर करता हूं, लेकिन पहले थोड़ा सा जिक्र करते हैं। अभी कुछ क्लिपिंग्स सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं लम्स यूनिवर्सिटी की, और हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब जो हैं वो आज लम्स पहुंचे। तो स्टूडेंट्स ने उनसे जो क्वेश्चंस किए हैं और जो सीन देखने में आया है वो बड़ा दिलचस्प था, और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ तुलबा ने जो सवालात किए और जिस तरह से हॉल तालियों से गूंज रहा था, वो बता रहा था कि शायद ये रिप्रेजेंट कर रहा है 24 करोड़ पाकिस्तानियों के सेंटिमेंट्स को, या यही वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी इस वक्त पूछना चाह रहा है। हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पर स्टूडेंट ने उनसे, एक लड़की है तालिब इल्म, उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप निगरान वज़ीर आज़म हैं, आपकी बुनियादी जो जिम्मेदारी है वो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराना है, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक 90 दिन गुजर जाने के बावजूद भी इंतखाबात क्यों नहीं हो सके। और ये बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन इस सवाल पर जिस तरह से हॉल तालियों से गूंज रहा था और जिस तरह से सब लोग क्लैप कर रहे थे, और जो इनिशियल एक्सप्रेशन थे निगरान प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब के, वो पूरी स्टोरी बता रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यही वो क्वेश्चन है जो टॉक ऑफ द टाउन होना चाहिए या हर पाकिस्तानी इस वक्त पूछना चाहता है। और फिर कुछ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो काकड़ साहब को ज़रा कुछ सुनाई भी है हल्की हल्की कि आपको एहसास नहीं है वक्त का, आप 50 मिनट लेट हो गए यहाँ पे और आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि आपने ये क्या किया। तो वो जो क्लिपिंग्स हैं इस वक्त लम्स यूनिवर्सिटी की वो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स ने बड़ा कॉन्फिडेंटली एक क्वेश्चन आंसर सेशन किया, बड़ा दिलचस्प। आप भी देखिएगा, आपको मिलेंगी क्लिपिंग्स उसकी। बट अगर मैं बात करूं निगरान प्राइम मिनिस्टर के जवाब के ऊपर, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब उसी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ ही देने की कोशिश की, और फिर जो एंड हुआ इस नोट पर कि मैं तो निगरान प्राइम मिनिस्टर हूं लेकिन इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। तो अगर मेरे पास ये मैंडेट होता बतौर निगरान प्राइम मिनिस्टर तो मैं शायद आपका सवाल ख़त्म होने तक अभी तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देता या बता देता कौन सी तारीख को इलेक्शन होना है। बहरहाल समहाउ वो ठीक भी कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास तारीख देने का मैंडेट नहीं है, ये सारा काम करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने है। तो इलेक्शन कमीशन भी आज पहुंचा है लाहौर में। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो आज पहुंचे लाहौर में, और उन्होंने पंजाब की काबीना के साथ एक मीटिंग की कि किस तरह से सूबे में साफ शफाफ इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाया जा सकता है। ये बड़ी गौरतलब बात है कि साफ शफाफ इंतखाबात का इनकाद कैसे यकीनी बनाया जा सकता है। कुछ तजावीज़ तो मोहसिन नकवी साहब और पंजाब काबीना के जो लोग थे वो उसमें शामिल हुए। अल्लाह करे साफ शफाफ इंतखाबात के साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तारीख का ऐलान कर दे। सारी सियासी जमातें कह रही हैं कि तारीख का ऐलान करें, सिवाय मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि उनको शायद ये पूरा सेटअप सूट करता है। उनको तो हर तरह से प्रोटोकॉल मिल रहा है। नवाज शरीफ साहब को जो प्रोटोकॉल बतौर साबिक वज़ीर आज़म मिला वो इमरान खान को तो नहीं मिल रहा। जो सिक्योरिटी नवाज शरीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म मिली वो इमरान खान को नहीं मिल रही। इसलिए नवाज शरीफ साहब को तो ये सिस्टम सूट करता है, उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन बाकी जो सियासी जमातें हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही हैं, इवन पीपल्स पार्टी, PTI, बाकी जमातें, तो अब सारी जमातों ने अपने अपने मंशूर का ऐलान करना शुरू कर दिया। उनमें से एक मंशूर बड़ा दिलचस्प है, आप ज़रा यहाँ पर रुकिएगा, मैं बड़ी दिलचस्प आपको एक बात और एक बड़ा दिलचस्प वाक़या बताने जा रहा हूँ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो पहला जलसा हुआ उसमें उन्होंने अपने मंशूर का ऐलान करते हुए कहा कि 300 यूनिट्स तक
बिजली का बिल हुकूमत अदा करेगी इन केस वो हुकूमत में आ जाते हैं, तो जो कि फ़िलहाल तो मुश्किल लग रहा है। कोई भी पार्टी अभी बनी है, चंद महीने भी नहीं हुए और फिर वो इक़्तिदार में आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, मुश्किल है। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक मंशूर दिया जो कि हर पार्टी देती है कि जनाब ये हम कर सकते हैं आपके लिए, इसके बदले में आप हमें वोट ज़रूर दें। तो उन्होंने कह दिया कि जनाब 300 यूनिट तक बिजली का बिल हुकूमत अदा करेगी, प्लस जो बेसिक सैलरी है, मजदूर की जो तनख्वाह है, वो हम 50,000 रुपये के बराबर कर देंगे। फिर कहीं से और से आवाज़ आई, गालबन एमक्यूएम के कैंप से कोई आवाज़ आई कि जनाब हम मजदूर की जो तनख्वाह है वो 1 तोला सोने के बराबर कर देंगे। तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें आपको अक्सर औकात सुनने को मिलती रहती हैं। तो अब 300 यूनिट्स तक की जो मुफ्त बिजली का एक प्रॉमिस है, ये काबिल अमल है भी या नहीं। IMF आपको 20 रुपये की सब्सिडी नहीं देने देता, तो आप ये 300 यूनिट्स तक बिजली दे सकते हैं नहीं दे सकते, इसकी डिबेट में मैं अभी नहीं जाता। एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, तो जहांगीर तरीन भी उनके हमरा थे, और जहांगीर तरीन साहब उस टाइम लीडिंग रोल में थे, यानी बाकी सबसे ज़्यादा करीब भी थे, और जो सारी चीज़ें मैनेज करना और इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करना, और जहांगीर तरीन और उनकी टीम वगैरह मिलके सारा करते थे। तो मुझे याद है उस टाइम की जो हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, वो अपना एक बजट पेश करने जा रही थी। तो PTI ने एक शैडो बजट पेश किया जिसको सुपरवाइज कर रहे थे तरीन साहब, ऑब्वियसली इमरान खान भी होंगे। तो शैडो बजट बेसिकली इसलिए होता है कि बताया जाए आवाम को कि जनाब हुकूमत ये कर सकती थी, ये कर सकती थी, इन्होंने ये नहीं किया, या अगर हम हुकूमत में होते तो हम इससे बेहतर ये तजावीज़ ला सकते थे, ये कर सकते थे। तो हुकूमत के पैरेलल उसी के मतवाज़ी इन्होंने एक शैडो बजट पेश किया। इस्लामाबाद के मुकामी होटल में ये तकरीब हुई, और उसमें जहांगीर तरीन साहब ने ये ऐलान किया कि कल अगर हम हुकूमत में आए तो आपका जो जनरल सेल टैक्स है ये 17% से कम करके हम 12% पे करेंगे। तो 17% से कम करके 12% पे करना, दिस वाज ह्यूज कमिटमेंट के क्या ये काबिल है भी कि नहीं, क्योंकि आपके टैक्स का निज़ाम ही ऐसा है, बड़ी मुश्किल से तो आप अपना टैक्स का हदफ पूरा करते हैं, बड़ी मुश्किल से आप अपनी आमदनी इकट्ठे करते हैं टैक्स से। मुल्क को चलाने के लिए आधे से ज़्यादा तो कर्ज़ों में चला जाता है, तो कैसे मुल्क चल रहा है आपको पता है, फिर ऊपर कर्जे ले लेके। तो ऐसे में आप अपना जो टैक्स कलेक्शन है वो 17% की GST से कम करके 12% पे करने का दावा कर रहे हैं। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि ये काबिल अमल नहीं लग रहा, क्या आप वाकई में संजीदा हैं ये करने के लिए? तो उन्होंने कहा कि आप मेरी ये क्लिपिंग रिकॉर्ड करके रख लें, कल को अगर हम ये ना कर सके तो फिर आप हमें हमारी ये क्लिपिंग ज़रूर दिखाइएगा। फिर PTI इक़्तिदार में आ गई, लेकिन कभी इस चीज़ के ऊपर किसी ने बात नहीं की, ना जहांगीर तरीन ने की, ना इमरान खान ने की, ना किसी और ने की। जहांगीर तरीन साहब को कोई बहुत ज़्यादा मौका भी नहीं मिला, क्योंकि इनिशियल डेज़ में ही हुकूमत के वो मुश्किलात का शिकार हो गए। लेकिन बहुत इनिशियल स्टेज में भी ऐसा नहीं था, बल्कि जो इब्तदाई कुछ दिन थे हुकूमत के, उसमें तरीन साहब का रोल बड़ा ज़बरदस्त था। वो उनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी में भी शामिल हो गए, बल्कि कुछ बड़े बड़े मंसूबे जो हैं उनके ऊपर वो कुछ ख़ुद से भी डिसीजंस ले रहे थे कि इसको कैसे हमने सर्कुलेट करना है या कैसे इसको एडवर्टाइज़ करना है। बहुत सारी चीज़ें उस वक्त भी उनके कंट्रोल में थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में बात कोई नहीं की कि जनरल सेल टैक्स इतने से कम करके इतने पे कर देंगे। चलो PTI की हुकूमत में तो उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो मंशूर था उसमें ये ऐलान शामिल नहीं है। चाहते तो कर सकते थे लेकिन नहीं शामिल किया गया। क्या वजह है, क्यों? क्योंकि अंदाज़ा है सबको कि ये काबिल अमल शायद नहीं होगा 12% पे GST को ले आना। और इसी तरह 300 यूनिट्स तक की बिजली आपका सर्कुलर डेट आपको अंदाज़ा है कि कहाँ तक पहुँचा हुआ है। ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई काबिल अमल मंसूबा है, लेकिन बहरहाल सियासी जमातें इस तरह के दावे वादे करती हैं आवाम से, और वो इस टाइम बड़े ज़ोरों शोर से जा रही हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि 3 दिन है और 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की फेट डिसाइड करने वाले हैं। मंगल का दिन सबसे इंपॉर्टेंट, कल मंगल के दिन नैब तरामीम के हवाले से केस टेकअप होने जा रहा है। मैंने आपको परसों के व्लॉग में भी डिटेल बता दी थी, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। आपको पता है कि बंदयाल साहब जाने से पहले लपेट लपूट के इन सब को, शरीफ ख़ानदान को और जरदारी ख़ानदान को नैब के कटहरे में खड़ा कर गए, केसेस खोल गए, रेफरेंसेस इनके वापस बहाल हो गए, आपको पता है। और इनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हुई। वो जो इमरान खान कहा करते थे कि 1100-1200 अरब रुपए का इन्होंने NRO ले लिया, वो NRO उन्होंने रोल बैक कर दिया, वापस ले लिया, और इनके सारे रेफरेंसेस बहाल हो गए।
अब नया जो कानून बना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, उसके बाद फैसले के खिलाफ अपील का हक चूँकि मिल गया, तो वफाकी हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी थी। अब उस अपील को सुना जाने वाला है और उसके ऊपर जो बेंच बना है, काजी फाइज ईसा साहब ने जो बेंच बनाया है जिसमें 5 रुकनी बेंच है, उसमें वो सारे लोग शामिल हैं, जजेस शामिल हैं जो कि इस चीज़ को मानते हैं ज़्यादा कि पार्लिमान के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं की जा सकती, या पार्लिमान के इख्तियारात को वो तस्लीम करते हैं चाहे वो जैसा भी कानून साजी कर गए। एक ग्रुप है ना जो कहता है कि नहीं, आइन और कानून से मुतसादम नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़्यादातर लोग वो हैं जो पार्लिमान की कानून साजी को सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर यह फैसला हो सकता है कि वो जो बंदियाल साहब NRO रोल बैक कर गए थे, वापस कर गए थे, या वो फैसला सुना गए थे, वो फैसला वापस हो जाए और इनके सारे केसेस जो अब बहाल हुए हैं, खुल गए हैं, ये सारे वापस ख़त्म हो जाए और नैब तरामीम एज इट इज़ जैसे शहबाज शरीफ साहब करके गए थे वो वापस बहाल हो जाए। तो ये देखते हैं जब केस चलेगा। अब आ जाए बुध के रोज़ फैज़ाबाद धरना केस है। 4 साल तक इस केस को किसी चीफ जस्टिस ने टेकअप नहीं किया। कई चीफ जस्टिस आए, कई चले गए। ये 2019 में, फरवरी 2019 में फैसला आया था जिसके ऊपर एक नज़रसानी की अपील दायर हुई, लेकिन उसके बाद साकिब निसार साहब आए और चीफ जस्टिस आए, लेकिन किसी ने इसको टेकअप नहीं किया। अब काजी फाइज ईसा साहब चूँकि उसमें मरकज़ी किरदार हैं फैसला सुनाने में, तो अब वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने इस केस को टेकअप कर लिया। पिछली जो समाअत हुई थी उसमें आपको पता है क्या कुछ हुआ। इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट मांगी गई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करा दिया कि तहरीक लब्बैक इसमें किस हद तक मुलव्विस थी, किस हद तक नहीं थी, जो भी उनके हवाले से उनकी ऑब्जर्वेशन है। तो अब ये केस भी टेकअप होने जा रहा है, तो देखते हैं इसका क्या डिसीजन आता है। और इन सबसे अहम जुमेरात के दिन जो तीसरा केस है वो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात के हवाले से है। इस टाइम आप किसी भी जी शऊर शख्स से पूछ लें कि इंतखाबात कब होने चाहिए, वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि ये 90 दिन मुकम्मल होते हैं, इससे पहले पहले होनी चाहिए। जैसे सदर मुमलिकत ने एक तारीख का ऐलान किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसके ऊपर हम फैसला नहीं कर पाए और ये बॉल अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है। अब काजी फाइज ईसा साहब बतौर चीफ जस्टिस ये रिमार्क्स पास कर चुके हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला तो काबिल अमल नहीं है, कोई ऐसी बात बताएं जिसके ऊपर अमल हो सके। दैट मीन्स के 90 दिन में इंतखाबात वाली कहानी गोल है। अगर हुए भी तो ये जनवरी के आखिरी हफ्ते और फरवरी के पहले 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये तो एक डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट जब भी अनाउंस करे। बट इन 3 दिनों में जो डेवलपमेंट्स होंगी, जो रिमार्क्स आएंगे, उससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सिमत है उसका तयन हो सकेगा और जो फैसले आएंगे उसका बहरहाल एक इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा। तो जो भी अपडेट होगी वो आपको बतानी है। और प्लस एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है और वो 24 घंटों की डेडलाइन के हवाले से है, यानी सिर्फ 24 घंटे का वक्त ही बाकी रह गया। पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर हैं उनको भेजने का वक्त अब हुआ चाहता है। स्टेट ने ये एक फ़ैसला किया और मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़बरदस्त बर वक्त फ़ैसला था, क्योंकि हम बहुत अरसे से ये बोझ उठा चुके हैं। अब और कितना उठाना था मुझे नहीं पता, लेकिन स्टेट ने ये डिसीजन लिया और बड़ा टाइमली तो नहीं कह सकते, बड़ा राइटली डिसीजन लिया, क्योंकि हर तरफ अफ़गानियों का राज लग रहा है। क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ ना, अगर आप इस्लामाबाद के शहरी हैं, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ पर्सनली। आप जाएँ किसी जगह पर, किसी अच्छी जगह पर, आपको रेंटल कोई जगह चाहिए या आपने रेंट पे रहना है किसी जगह पे, ये जो टावर्स वगैरह हैं, रिहायशी टावर्स, अगर आप यहाँ पे जाते हैं रहने के लिए तो वो कहते हैं यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, सारे अफ़गानी आके रह रहे हैं। वो डॉलर्स में देते हैं, इनको पैसा पता नहीं, डॉलर्स पाकिस्तान से वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ से कौन सी करेंसी लेके आते हैं और सारे का सारा वो बुक किया हुआ। किसी होटल में आपने रिजर्वेशन करानी हो, आपको पता चलता है कि अफ़गानी भरे पड़े हैं। जो रेंट की सारी जगह है वहाँ पे सब अफ़गानी है। तो ये एक बड़ा ऐसा मामला था जिसको केयरफुली देखना था। अब बड़ा शोर हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा से आवाज़ें आ रही हैं, अफ़गानिस्तान से भी आ रही है कि इस अमल को रोका जाए। बट मेरा ख्याल है अगर शुरू कर दिया है तो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। जो कानूनी तौर पर मुकीम है, हम एज अ पाकिस्तानी हम किसी और मुल्क का पासपोर्ट नहीं ले सकते, जाली गैर कानूनी पासपोर्ट, या हम किसी और मुल्क में गैर कानूनी जाके रह नहीं सकते। अगर हमें हर मुल्क का वीज़ा चाहिए, हर मुल्क की नेशनैलिटी चाहिए, PR चाहिए, रेजिडेंस के लिए ग्रीन कार्ड चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो कोई और हमारे मुल्क में आके इस तरह क्यों रहे। तो मेरा ये स्टैंस है और ये बिल्कुल स्टेट का एक राइट डिसीजन है। इसको सपोर्ट भी करना चाहिए, एंडोर्स भी करना चाहिए। अब देखते हैं, कल डेडलाइन ख़त्म हो रही है, उसके बाद एक्शन स्टार्ट होगा। तो जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।